हेलो फ्रेंड्स, रायबली जीएस टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। हमने अपने 3 पुराने वीडियो में आप सबको आनुवंशिकता यानी वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ाना शुरू किया था। उसमें आनुवंशिकता क्या है, वातावरण यानी वंशानुक्रम क्या है, ये मैंने आप सबको वहाँ पर डीप से अच्छे से समझाने की कोशिश की। ठीक है, आगे हम आप सबको आज बताएंगे क्या है वातावरण, क्या होता है। ठीक है, वातावरण कैसे बच्चों को प्रभावित करता है, यानी कैसे क्या करता है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं, वातावरण। तो वातावरण देखते हैं। वातावरण का मतलब सीधा सीधा हमारे कैसे अभिप्राय है पर्यावरण से, यानी पर्यावरण का अगर हम सीधा सीधा बात करेंगे तो अगर इसको आगे बांटेंगे तो कैसे परिधन आवरण। परि का मतलब होता है क्या, हमारे चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है हमको घेरे हुए। यानी पर्यावरण का सीधा सीधा सा महत्व है वह वातावरण जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से घेरे हो या फिर हमारे सामाजिक या सांस्कृतिक कल्चरों के द्वारा घेरे हो। ठीक है, यानी बच्चे का क्या है वो पर्यावरण यानी वातावरण जो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर रहा है। जब माँ के गर्भ में बच्चा है तो उसको, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसको वातावरण पेट का मिल रहा है, यानी वो पेट में ही उछल कूद मचाता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है 7 महीने 8 महीने का बच्चा, तो क्या पेट में ही उछल कूद मचाना, लात मारना शुरू करता है और पेट के अंदर के ही वातावरण में अनुकूलित हो जाता है। और बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म होता है वैसे ही वो प्राकृतिक है ना सामाजिक वातावरण में प्रवेश कर जाता है। यानी वह पर्यावरण बात हम मान सकते हैं क्या है कि वह वातावरण जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए, वो किसी भी प्रकार से होगा, वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण राइटरों ने अपनी अपनी डिफिनेशन दी। वो डिफिनेशन क्या है हमको देख लेते हैं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो डायरेक्ट डिफिनेशन दे के पूछ लेते हैं किस राइटर के द्वारा दी गई है। चलिए हम लोग अपने डिफिनेशन की तरफ देखते हैं। पहले डिफिनेशन है रॉस महोदय ने। रॉस महोदय ने क्या बताया कि हमारे चारों तरफ की वे सभी वस्तुएं, फिर से देखना, हमारे चारों तरफ की वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से प्रभावित करती हैं, वातावरण कहलाता है। देखो समझना कोशिश करना फिर से एक बार। रॉस महोदय ने बताया कि हमारे चारों तरफ की वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, वातावरण कहलाता है। जैसे हमें प्रत्यक्ष रूप से क्या क्या प्रभावित करेगा, क्या घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं वो प्रभावित करेंगे। उसके अलावा पेड़ पौधे, जब हवा तेज चलेगी हम सब महसूस करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, वो प्रभावित करेंगे। ठीक है, और क्या प्रभावित करेगा, प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो या किसी और प्रकार का प्रदूषण हो, वो सब हमें डायरेक्ट प्रभावित करेगा। और हमारा जो सांस्कृतिक कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमें क्या डायरेक्ट प्रभावित करेगा। ठीक है, यानी जो चीजें हमें डायरेक्ट प्रभावित करती हैं वो सब क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष रूप कहलाती है। यानी जो हमें सीधे प्रभावित कर रही है ना, किसी के थ्रू से आकर नहीं, गोल गोल घूम कर, जो हमें सीधे रूप से प्रभावित कर रही है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये रॉस महोदय ने बताया। चलिए अगले डिफिनेशन देखते हैं। वुडवर्थ महोदय ने बताया कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जो व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। यानी वुडवर्थ महोदय बताते हैं कि वो सभी बाहरी तत्व जो बच्चे के यानी व्यक्ति के जीवन आरंभ करने से शुरू होकर और अंत तक रहते हैं, वो सब बाह्य तत्व कहलाते हैं। यानी बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ और जन्म होते ही बाह्य तत्व पूछे तो बहुत सारे हैं। ठीक, माता पिता भी प्रभावित करेंगे, घर में बुआ होंगे, फूफा होंगे, वो भी प्रभावित करेंगे, पड़ोस में अंकल होंगे, आंटी होंगे, वो भी प्रभावित करेंगे, है ना, कुछ बड़े होंगे, कुछ उनके फ्रेंड होंगे, वो सब बाहरी तत्व है। यानी जो बाहर बच्चे को बाहरी वातावरण में मिल रहा है वो सब प्रभावित करेंगे। फिर रिश्तेदारी में घूमने जाएगा, फिर कहीं और घूमने जाएगा, हो सकता है देश विदेश में भी घूमे तो वहां का प्रभावित करेगा, वहां का मानसून उसे प्रभावित करेगा, वहां के प्राकृतिक रूप से वातावरण प्रभावित होगा। यानी कहने का मतलब वो सभी बाह्य तत्व जो मनुष्य को जीवन आरंभ करने से शुरुआत करते हैं और प्रभावित करते हैं वो सब बाह्य तत्व कहलाते हैं। ऐसा हमारे वुडवर्थ महोदय ने बताया। चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे हम बात करें वातावरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला एक आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक कारक में अगर बात करेंगे तो बच्चे का जो उत्पत्ति होती है, जो भ्रूण बनता है वो माँ के गर्भ में बनता है। यानी जो बच्चे का होगा पहले कैसी परिस्थितियां होगी, माँ के गर्भ में परिस्थितियां होंगी। यानी जो बच्चा पहले भ्रूण बनेगा, भ्रूण बनने के बाद धीरे धीरे उसका विकास होगा तो फिर धीरे धीरे उसके अंगों का विकास हो जाएगा पेट के अंदर ही, माँ के गर्भ के अंदर ही, और फिर धीरे धीरे करके छोटा सा नन्हा सा
बच्चे का विकास हो जाता है। और उसी जैसे ही 8 महीने 8.5 महीने का गर्भ होता है, उसमें बच्चा पैर हाथ मारना शुरू कर देता है, यानी वो महसूस कराने लगता है। और जो खाना पीना जो भी ले रहा है, वहां तक कि जो सांस ले रहा है, ऑक्सीजन, वो सब माँ के पेट के अंदर से ही ले रहा है, यानी नली के थ्रू ले रहा है, धीरे धीरे करके। वो बाहर तो अभी आया नहीं, यानी उसे जो वातावरण, जो परिस्थितियां, जो पर्यावरण माँ के घर में, वो उसको सबको प्रभावित करेंगी। अगर माँ का पेट के अंदर का माहौल अच्छा है, यानी गर्भ का माहौल अच्छा, मतलब क्या, माता शराब पीने वाली नहीं है, सिगरेट पीने वाली नहीं है, है ना, वो स्वस्थ भोजन करती है, अपने शरीर का ध्यान रखती है, एक्सरसाइज करती है, टाइम पर खाना पीना है, उसका टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, तो बच्चा भी ऑटोमेटिक स्वस्थ होगा। अगर माँ देर रात में सोती है, शराब का सेवन करती है, या सिगरेट पीती है, या अन्य बाह्य तत्व है, या घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करती है, तो कहीं ना कहीं बच्चा उससे प्रभावित होगा। ठीक है, हो सकता है बच्चा स्वस्थ ना हो, या किसी और कैटेगरी का हो जाए, विकलांग हो जाए, या मंद बुद्धि का हो जाए। ये सब क्या है, ये माँ के गर्भ के अंदर प्रभावित कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो थ्रू है वो माता बन रही है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अगर हम, तो बाह्य कारक। बाह्य कारक को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, पहला भौतिक कारक और दूसरा सामाजिक कारक। अगर हम भौतिक कारक की बात करेंगे तो पहले प्राकृतिक प्रदत्त, यानी जो प्राकृतिक चीजें उनमें, जैसे पहली बात जलवायु। जलवायु कैसे हम सबको प्रभावित करती है, तो कहीं कहीं पर जलवायु क्या होती है, उष्ण होती है, यानी गर्म होती है। ठीक है, जैसे वेस्ट इंडीज की मान लेते हैं, जिम्बाब्वे की मान लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका की तो वहां पर जलवायु सीधा सीधा प्रभावित करेगी। तो वहां जलवायु जब ज्यादा गर्म होगी तो वहां क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे का कलर में, रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, वो ज्यादा संघर्षशील हो जाएंगे, है ना, उनको उसी के अनुसार आकलन हो जाएगा, मतलब वो उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे। चाहे उष्ण की जलवायु क्यों ना, ज्यादा उष्ण होगी तो वो उनके अनुसार भी ढाल लेंगे। जैसे वहां की जलवायु कैसी है, गर्म है। अगर हम यही बात करें ठंडी जलवायु, यानी शीत जलवायु की बात करें, तो शीत जलवायु में क्या होगा, यहाँ के लोग ज्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है, और ये सफेद होते हैं, है ना, ये इन्होंने अपने आप को शीत के अनुसार ढाल लिया। ठीक है, अगर हम बात करें शीतोष्ण, जैसे हम सब भारतवासी क्या है, यहाँ पर 3 महीने 4 महीने ठंडी पड़ती है, और फिर 8 महीने क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। तो हम लोगों ने अपने माहौल को अपनी जलवायु के अनुसार बांट लिया, यानी हम लोग 8 महीने गर्मी सहते हैं और 4 महीने ठंडक सहते हैं, और फिर बरसात के समय भी कुछ समय बरसात का भी होता है, महीना 2 महीना, तो हम लोगों ने उसके हिसाब से अपनी, यानी उस जलवायु के अनुसार हम सब ने अपने आप को ढाल लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें निवास, यानी हमारा घर कहाँ है, बच्चा रहा है कहाँ रहा, ये डिसाइड करता है निवास। अगर पहाड़ी इलाकों में है तो वहां पर क्या है, वहां पर मैदानी इलाकों में जैसे खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं, गेहूं धान जौ बाजरा जो भी है, वो पहाड़ी इलाकों में तो नहीं होंगे, वहां पर उसे फ्रूट्स फल पर ज्यादा प्रभावी होना पड़ेगा, यानी खाने पीने के लिए। और उसके अलावा जो भी हो, मछलियां मिल जाएंगी, मांस मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाए, तो यानी निवास कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित करेगा। और उसके अलावा पहाड़ ऊपर है, यानी अगर उसने पहाड़ों पर अपना घर बना रखा है तो वहां क्या होता है, हम सब वहां ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, लेकिन वहां की जलवायु के हिसाब से उसने अपने आप को ढाल लिया है। अगर वही व्यक्ति नीचे मैदानी इलाकों में आए, हो सकता है वो अपने आप को ढाल ना पाए। और अगर हम सब मैदानी इलाके वाले जब पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर ढालने में हम सबको टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम सब भी अपने आप को, अपने माहौल को ढाल लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दूसरे बात करें स्थान और पेड़ पौधे और पहाड़। स्थान कहने का मतलब क्या है, जैसे कुछ समय तक हम अभी उत्तर भारत में हैं या मैदानी इलाके में, फिर हम घूमने फिरने के लिए 7 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल के लिए या कहीं पर नौकरी करने के लिए बाहर चले गए, यानी हमारा स्थान परिवर्तन हो गया। और क्या होगा, तो हमको एडजस्टमेंट, यानी उनके उस पर्यावरण के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से हम सबको अपने आप को ढालना पड़ेगा, है ना, कहने का मतलब मेरा अर्थ यही है। और पेड़ पौधे तो हम सबको प्रभावित करते हैं। कुछ पौधे औषधीय होते हैं, जैसे जामुन हो गया, नीम हो गया, ठीक है, तुलसी हो गई, तो हम सब क्या करते हैं, जैसे बीमार पड़ते हैं तो उन सब का सेवन करते हैं, वो भी हम सबको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाते हैं, जैसे पीपल है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, वो सब क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन देते हैं तो हम सब स्वस्थ रहते हैं, और पेड़ भी उनकी छाया में बैठते हैं, उनके फलों का सेवन करते हैं, वो सब भी वातावरण यानी पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अगर बात करें पहाड़ों में बर्फ गिरती है, ठंडक बढ़ जाती है, वो सब भी कारक कहीं ना कहीं अच्छे से प्रभावित करते हैं। दूसरी बात करें हम सामाजिक कारक, यानी बच्चे को सामाजिक कारक कौन से प्रभावित करेंगे। पहले समाज उसका बच्चे का जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, घर से होगी, यानी बच्चे का जो समाज शुरू होगा सबसे पहले घर से शुरू होगा। यानी बच्चा जब होगा, माता पिता के अलावा बुआ होंगी, फूफा होंगे, ठीक है, दादा होंगे, दादी होंगी, चाचा होंगे, चाची होंगी, यानी समाज उसका घर से शुरुआत होगी।
और बच्चे का जब समाज घर से शुरू होगा, बच्चा जब घर में से अच्छे से व्यवहार करेगा, यानी वो बच्चा जब बड़ा होगा धीरे धीरे अपने घर का वातावरण देखेगा, अपने समाज को घर में देखेगा, कैसा है समाज, है ना, माता पिता आराम से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, चाचा चाची में भी बड़ा अच्छा तालमेल है, सब पूरा परिवार संगठित होकर रहता है ना, कहीं पर भटकाव नहीं है, तो क्या वो भी अपने अंदर वो सब गुण बाहर कटेगा। और उसके बाद जब घर से बाहर निकलेगा तो पड़ोसी होंगे, है ना, जो पड़ोसी होंगे तो उनके साथ भी वो बर्ताव अच्छा करेगा, बर्ताव अच्छा करेगा तो काम आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करें रीति रिवाज। रीति रिवाज कल्चर सबका अलग अलग है, जैसे हिंदुओं का कल्चर अलग है, मुस्लिमों का अलग है, सिखों का अलग है, ठीक है, ईसाइयों का अलग है, जैन का अलग है, बौद्ध का अलग है। कहने का मतलब जितने जाति के लोग, क्योंकि जातियों में बांटा गया है भारतीय समाज को, तो उनके हिसाब से उनके रीति रिवाज कल्चर अलग हो जाते हैं। जैसे हम सबके यहाँ शादी ब्याह होता है तो बड़ा एक लंबा टाइम प्रोसेस होता है ना, और वहीं अगर बात करें मुस्लिमों के यहाँ तो सिर्फ क्या बोलना होता है, कबूल है कबूल है कबूल है, शादी हो जाती है। अगर हम यही बात करें ईसाइयों में तो सिर्फ एक दूसरे लड़का और लड़की अंगूठी एक्सचेंज करते हैं, यानी बदलते हैं और शादी हो जाती है ना। लेकिन अपने यहाँ का रीति रिवाज अलग है। ठीक, अपने यहाँ जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो उपनयन संस्कार होता है, मुस्लिमों में जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, जब बौद्ध में बच्चा ये शिक्षा ग्रहण करने जाता है तब प्रवज्जा संस्कार होता है। कहने का मतलब क्या है, हम सबके यहाँ अपने यहाँ अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रीति रिवाज है। बहुत से लोग हैं पहले में जब बहुएं बेह के घर आती थी तो बड़े बुजुर्ग होते थे क्या, इतना लंबा घूंघट कढ़ाते थे, इतना लंबा चौड़ा। लेकिन पश्चात सभ्यता में देखते देखते, यानी जो पश्चिमी देशों में देखते देखते, अमेरिका है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, इन सबको देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि वहां की लड़कियां बहुएं सब ओपन माइंडेड है, यानी वो सब ऐसा नहीं करती, पर्दा प्रथा पर विश्वास नहीं रखती। तो वैसा भी अब हमारे समाज में भी होने लगा, हमारे भी कल्चर में आ गया। क्या, हमने भी अपना थोड़ा बहुत कल्चर बदला, अब पर्दा प्रथा पे रोक लगाई, यानी पर्दा प्रथा कम हो गया। और अगर बात करें मुस्लिमों में, इनके यहाँ क्या, इनके यहाँ बुर्का पहनाते हैं, तो बुर्का जब पहनती हैं लड़कियां या महिलाएं तो पूरा अपने शरीर को ढक लेती। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनका भी तो शोषण हो रहा। अगर गर्मी के महीने में उनको पूरा बुर्के से ढक दो, है ना, शरीर के किसी भी अंग में हवा न लगे तो कैसा महसूस, घुटन सी महसूस होती है ना। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे बुर्का का भी रोक लग रही है, यानी बुर्के को, यानी वो उनके रीति रिवाज में शामिल था। ठीक है, जैसे सरदारों की बात करें, उनका रीति रिवाज क्या है, उनके रीति रिवाज में दाढ़ी और बाल बनवाना आवर्जित है ना, वो अपने साथ एक तलवार के रूप में रखते हैं, तो ये उनका रीति रिवाज है। यानी सभी समाज, सभी घर, सभी जो धर्म बांटे गए वो सब अलग अलग रीति रिवाज से बांटे गए। अगर हम बात करें परंपराएं और सांस्कृतिक, अगर हम परंपराएं की बात करें तो सबकी अपनी अलग अलग परंपराएं हो जाती है ना। वो अपने घर में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, सब जैसे अपने यहाँ सबके यहाँ दीपावली जब बनाते हैं तो खुशी का बनाते हैं ना, खुशी का त्यौहार है। राम भगवान वनवास काट कर आ रहे थे 14 साल बाद, लेकिन वही थारू जनजाति की हम बात कर लें तो ये क्या है, ये दीपावली के दिन शोक का बनाती है, ये उनकी अलग परंपरा हो गई। ठीक है, और अगर बात करें संस्कृति, सबकी संस्कृति अलग होती है, सबका कल्चर थोड़ा थोड़ा अलग है ना, पहनावा ओढ़ावा। ठीक है, और अगर बात करें और चीजों की, सब में कहीं ना कहीं खान पीन में भी अलग हो जाता है। अगर हम सब बात करें अपने हिंदू समाज में, क्या है, पैंट शर्ट पहनते हैं, लेकिन पहले हम सबके जो पूर्वज थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, है ना, पैजामा कुर्ता पहनते। अब तो पैजामा कुर्ता और धोती कुर्ता सीधा सीधा क्या है, एमएलए और विधायक का ट्रेंड हो गया। जो पैजामा कुर्ता पहनता है वो बताता है कि मैं हाँ राजनीति में हूँ, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले पैजामा कुर्ता सभी व्यक्ति पहना करते हैं। अगर हम बात करें सरदारों की तो वो क्या, पगड़ी पहनते हैं, है ना, वो पगड़ी लगाते हैं, उनका सूचक हो गया, उनकी वो संस्कृति, उनकी कल्चर में शामिल है। यानी उनके जो 10 गुरु थे, उन 10 गुरु में जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने बताया था पगड़ी धारण करो, कपार धारण करो, है ना, केस धारण करो। तो वो सब क्या, बाल बढ़ाना, दाढ़ी रखना, ठीक है, उसके अलावा पगड़ी बांधना, अपने साथ तलवार रखना, ये सब क्या होगा, ये सब उनकी संस्कृति होगा। अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो 5 टाइम नमाज पढ़ना, ठीक, उसके अलावा टोपी लगाना, कुर्ता पैजामा पहना, मस्जिद में जाना, और हम सबका क्या है, मंदिर में जाना। तो ये सब हमारी संस्कृति का था। चलो अगर बात करते हैं आगे, अगर ये स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इसे इरेज करेंगे हम। चलिए बिगाड़ते हैं इसको। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया समझते हैं, ये क्या है। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को सब प्रभावित करते हैं ना।
वंशानुक्रम और वातावरण में की अंतःक्रिया। इसको समझते हैं, कहने का मतलब क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बच्चों को प्रभावित करते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने क्या बनाया, ये मान लीजिए त्रिभुज है। अगर हम बात करें हेरिडिटी यानी क्या, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता, ठीक है। और इधर मान लेता हूं ई से, इसको हम इन्वायरमेंट यानी वातावरण को शो करते हैं। एच यानी हेरिडिटी हमारी आनुवंशिकता, ई इन्वायरमेंट यानी वातावरण, ये सब कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित करेंगे। ये मान लीजिए हमारा बच्चा है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं हेरिडिटी और वातावरण पूरा का पूरा एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। अगर हम बात करें इनका अगर क्या बनता है, तो इनका एक दूसरे का गुणनफल बनता है, यानी ये गुणात्मक रूप में कहीं ना कहीं दोनों बच्चे को प्रभावित करेंगे, ठीक है। आनुवंशिकता और वातावरण कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को गुणात्मक में यानी मल्टीपल में प्रभावित करेंगे, ठीक है। फिर इसी के अनुसार अगर हम बात करें, एक और राइटर फेमस थे, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो में इसके बारे में क्या बताया था, समझते हैं। क्रो और क्रो, क्रो और क्रो महोदय बताते हैं कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम, व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण, न केवल वातावरण से होता है, बल्कि विकास जैविक व सामाजिक विरासत से होता है, सामाजिक विरासत से होता है। यानी जो हमारे राइटर है क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या बताया इसके बारे में, यानी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया में इन्होंने अपनी क्या वाक्य रखे, क्या डिफिनेशन थी, उसको एक बार और समझते हैं। इन्होंने बताया व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, यानी केवल ना वंशानुक्रम से होगा ना केवल वातावरण से होगा, दोनों का कहीं ना कहीं मिलान होगा, यानी मल्टीपल में इनका कहीं ना कहीं मिलान होगा। फिर तो बल्कि इनका विकास जैविक, यानी जैविक कैसे, जैविक यानी बायो के द्वारा, बायो आप सब समझ रहे होंगे, यानी बाइलिंगुअल के द्वारा, उसके अलावा सामाजिक यानी जैविक होगा प्लस समाज, दोनों बच्चे को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, तब विरासत से होता है, यानी तब बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको अच्छा लगा वीडियो, तो हम सबका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, वही हम सबका मोटिवेशन होगा। धन्यवाद।